हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, अपनी क्लास चल रही थी बहुत आनंद के साथ में। दोस्तों अपन इतिहास को देखेंगे, इतिहास आपको देखता है लेकिन दोस्तों आज अपन इतिहास को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अपना जो टॉपिक था बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक दोस्तों आपका चल रहा था भारतीय इतिहास के अंतर्गत। दोस्तों आपका टॉपिक था थानेश्वर के वर्धन राजवंश। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में आपका क्वेश्चन जरूर टपकता है। एक क्वेश्चन जरूर दोस्तों यहाँ से 100% यहाँ से आपका क्वेश्चन लाड लो टपकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों कि शानदार तरीके से अपन इस चीज को देखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, लेकिन दोस्तों यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका यहां से यदि बाहर चले जाए तो दोस्तों मैं आपको पूरा विश्वास और वादा करता हूं कि आपका क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अपन ने पिछली क्लास के अंतर्गत देखा था कि थानेश्वर के वर्धन राजवंश का इतिहास। बहुत शानदार तरीके से दोस्तों अपने पिछली क्लास में इसका अध्ययन किया था और आज उसी चीज को अपन आगे देखते हैं। क्या बात है दोस्तों, क्या बात। अरे एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे दोस्तों आपके जो साथी है उनको भी इस क्लास के बारे में पता चल जाए। प्रत्येक विद्यार्थी तक दोस्तों आपकी यह क्लास पहुंच जानी चाहिए। इतना इसको दबा करके एक बार शेयर कर दीजिए। अब ये तो दोस्तों आपके हाथ में है, हम तो सिर्फ यहाँ आपके सामने मेहनत कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके इस परिवार के मान और सम्मान और इज्जत आपके साथ। आप जितना दोस्तों इसको शेयर करोगे उतना ही दोस्तों क्या बात। देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने देखा था कि दोस्तों थानेश्वर के वर्धन राजवंश की स्थापना एक आपके पुष्यभूति या पुष्पभूति नामक व्यक्ति ने दोस्तों थानेश्वर में इस वर्धन राजवंश की स्थापना की। उसके बाद में इतिहास पता नहीं कहां चल जाता है। इस थानेश्वर के राजवंश के अंतर्गत दोस्तों हमें जो इनके वंशावली प्राप्त होती है वो दोस्तों पुष्यभूति या पुष्पभूति के बाद में हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन दोस्तों हमें एक ऐसा व्यक्ति है जहां से इसकी वंशावली प्राप्त होती है, नरवर्धन। किससे? नरवर्धन से। ध्यान देना दोस्तों, इस व्यक्ति से पहले आपका यह वंश पुष्यभूति वंश कहलाता था, लेकिन दोस्तों नरवर्धन के बाद में या प्रभाकर वर्धन के बाद में दोस्तों आपका यह वंश वर्धन राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि इनके नाम के पीछे दोस्तों वर्धन जुड़ गया था। इसी कारण यह वंश आपका या राजवंश दोस्तों आपका वर्धन राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिएगा दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था दोस्तों आपका कौन सा। देखिए बताने का प्रयास करना दोस्तों। मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक बार कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है। इंतजार है दोस्तों आपके एक आंसर का। देखिएगा कोई बात नहीं है, अपन देखते हैं दोस्तों कि इस वंश का जो प्रतापी शासक है आपका कौन है दोस्तों। प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इसने पहली बार दोस्तों वर्धन राजवंश की एक स्वतंत्र क्षेत्र के अंतर्गत नींव डाले। किसने? प्रभाकर वर्धन। ध्यान देना दोस्तों, आगे अपन चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत। देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से जानदार तरीके से दोस्तों अपन इस टॉपिक को एक बार देखेंगे। देखिएगा
कि प्रभाकर वर्धन के बाद में दोस्तों आपका शासक बनता है थानेश्वर का कौन? अरे प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र राज्यवर्धन। कौन बना? राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के दोस्तों दो पुत्र थे आपके, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। एक पुत्री थी आपकी राज्यश्री। अब ये कथा तो दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से देख लेते। अब अपन शुरुआत करते हैं कि राज्यवर्धन के बाद में दोस्तों आपके इस वंश का शासक कौन बनता है, उसी के बारे में दोस्तों अपन एक बार देखेंगे। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। सभी को नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। अब अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों, चलते हैं इस वंश का महान जो शासक आपका है दोस्तों अपन देखेंगे हर्षवर्धन। कौन है लाडला? अरे हर्षवर्धन है जो इतिहास के अंतर्गत भारत का महान सम्राट कहलाता है, उसी के बारे में अपन देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अपन एक बार हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। देखिए ध्यान देना दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था लेकिन एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। आपका हर्षवर्धन कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन कहां का है? अरे थानेश्वर का शासक है। समय है दोस्तों हमें इसका प्राप्त होता है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक दोस्तों इसने हमारे देश के ऊपर दोस्तों एक राज छत्र के रूप में शासन किया था। किसने? हर्षवर्धन। समय हो गया। कहां का शासक है? ध्यान देना, थानेश्वर। कहां का है लाडला? अरे थानेश्वर का है। थानेश्वर के बाद में दोस्तों यह है कन्नौज। कहां का? कन्नौज। कई बार आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर है और दूसरी राजधानी दोस्तों आपकी कन्नौज है। कौन सी है? कन्नौज है। देखिएगा दोस्तों, इसके पिता का नाम ध्यान देना एक बार दोस्तों। पिता का नाम है इसका, पिता कौन है बताने का प्रयास करो। देखे, अरे बताओ देखे कमेंट बॉक्स में कि इनकी माता और पिता का क्या नाम है। देखिए दोस्त, इनके पिता का नाम है दोस्तों प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है? अरे प्रभाकर वर्धन। किसका? हर्षवर्धन के पिता का नाम। जबकि दोस्तों इसकी माता का नाम है यशोमती। क्या नाम है? अरे यशोमती है। किसका नाम? हर्षवर्धन की माता का नाम। इन दोनों का जो पुत्र था दोस्तों क्या नाम है उसका? देखना, अरे इन दोनों के पुत्र का नाम है, भारत का महान सम्राट बना कौन? हर्षवर्धन। कौन बना दोस्तों? हर्षवर्धन। यहां तक कुछ समझ में आया? अरे आया क्या? देखिए दोस्तों, हमें इसका दूसरा नाम प्राप्त होता है। देख लेना क्या नाम है कि हर्षवर्धन का इतिहास में दोस्तों इतिहास के अंतर्गत इसका एक नाम हमें प्राप्त होता है। देखना क्या नाम है? अरे शिलादित्य है। क्या नाम है दोस्तों? शिलादित्य। किसका है? हर्षवर्धन। ध्यान देना दोस्तों, एक बार इधर समझने का प्रयास करना कि भारत के अंदर थानेश्वर के राजवंश वर्धन राजवंश के अंदर दोस्तों राज्यवर्धन के बाद में उसका छोटा भाई आपका थानेश्वर का शासन संभालता है। क्या नाम है उसका? अरे हर्षवर्धन है। जब दोस्तों आपके गुप्त काल के महान दोस्तों एम्पायर जब खत्म हो गया, आपका राजवंश खत्म हो गया, तो उत्तर भारत की राजनीति दोस्तों आपकी
बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी, उस उत्तर भारत की राजनीति को दोस्तों एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है वो दोस्तों आपके वर्धने राजवंश के महान शासक हर्षवर्धन ने किया है दोस्तों। तो ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है कि उत्तर भारत के अंदर दोस्तों 6वीं शताब्दी के अंतर्गत महान शासक हर्षवर्धन ने दोस्तों कन्नौज नगरी के ऊपर शासन किया और दोस्तों इसने इतना विशाल अपना साम्राज्य स्थापित किया दोस्तों कि इतिहास के अंतर्गत आपका यह शासक दोस्तों प्रसिद्ध हो गया। तो एक बार इसके एक सामान्य परिचय की ओर अपन चलते हैं दोस्तों। देखिएगा इधर, देखिए दोस्तों, राज्यवर्धन की मृत्यु दोस्तों आपके मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या करने के बाद दोस्तों जब आपका राज्यवर्धन वापस थानेश्वर लौट रहा था तो दोस्तों उसी समय आपके गौड़ नरेश शशांक ने दोस्तों राज्यवर्धन की हत्या धोखे से कर दी। इस हत्या से दोस्तों हर्षवर्धन इतना परेशान हुआ, इतना दोस्तों क्रोधित हुआ, इतना दोस्तों परेशान हुआ कि इसने राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। लेकिन दोस्तों बार बार इसके मंत्रियों, इसके दोस्तों साथियों ने इसको समझाने का प्रयास किया और दोस्तों यह आपके थानेश्वर का शासक बना। कौन? हर्षवर्धन। देखिएगा दोस्तों कि हर्षवर्धन का समय भारत के इतिहास के अंतर्गत दोस्तों 606 ईस्वी में यह आपके थानेश्वर का शासक बनता है। कौन? हर्षवर्धन। कब तक रहा दोस्तों? अरे 647 ईस्वी तक यह हमारे देश के अंतर्गत दोस्तों थानेश्वर और कन्नौज का शासक रहा। कौन? आपका हर्षवर्धन। ध्यान देना दोस्तों, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी आपके थानेश्वर है, जबकि इसने अपने दूसरी राजधानी दोस्तों कन्नौज के शासक को पराजित करके इसने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अरे इसकी बहन थी राज्यश्री, राज्यश्री को दोस्तों कन्नौज से भगा दिया गया था। मध्य प्रदेश के जंगलों में दोस्तों इसकी राज्यश्री जो बहन थी वो चली गई थी। जब दोस्तों इसने अपने बहन को उन जंगलों से ढूंढ करके जब यह वापस कन्नौज आया तो दोस्तों इसने अपनी बहन से कहा कि हे बहना, अरे कन्नौज का शासन आप संभाल। लेकिन दोस्तों इसकी बहन ने कन्नौज का शासन नहीं संभाला और अपने भाई हर्षवर्धन को दोस्तों कन्नौज का शासन इसने दे दिया और कहा कि हे हर्षवर्धन, आपको अब कन्नौज और थानेश्वर दोनों जगह का शासन आपको देखना पड़ेगा। जब जाकर के इसने दोस्तों आपके कन्नौज का शासन है संभाल। देखिए इधर आइए, देखिए दोस्त, इसकी प्रारंभिक राजधानी आपकी थानेश्वर है और दूसरी राजधानी दोस्तों आपकी कन्नौज है। अरे एग्जाम में हजारों बार पूछा है, हजारों बार आया है कि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी है? कौन सी है लाडलो? आपके सामने है। अरे कन्नौज है। कौन सी है? कन्नौज। कौन सी है दोस्तों? कन्नौज। देखिएगा, आपके हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है, माता का नाम दोस्तों यशोमती है। क्या नाम है? यशोमती। और इन दोनों के पुत्रों, इन दोनों से एक है, क्या दो पुत्र भी? इनके पुत्र का क्या नाम है? अरे हर्षवर्धन है, छोटे पुत्र का नाम। देखिएगा आगे अपन चलते हैं दोस्तों कि हर्षवर्धन को इतिहास के अंतर्गत एक और नाम से हमें जाना जाता है। क्या नाम है लाडलो? अरे नाम भी इतना जानदार है तो शासक भी इतना महान होगा। नाम है दोस्तों आपका कौन? अरे शिलादित्य है। कौन है दोस्तों? शिलादित्य। किसका नाम है? हर्षवर्धन का नाम है। हेन सांग ने अपने पुस्तक सीयुकी में दोस्तों इसका वर्णन शिलादित्य के नाम से किया है।
कई बार पूछा जाता है लाडलो, हजारों बार एग्जाम में आ गया है कि हैंग सांग ने अपने यात्रा वृतांत सीयूकी में हर्षवर्धन को किस नाम से पुकारा है? अरे लाडलो, शिलादित्य के नाम से उसने पुकारा। आगे चर्चा कर लेना, कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हैंग सांग अभी आगे आएगा, विस्तार से अपन देख लेंगे दोस्तों। देखिए तो यहां तक कोई समस्या, अरे होवे तो बता दीजिए। हाँ, अगर आपको कोई भी समस्या है कमेंट में आप एक बार बताइए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अपन हर्षवर्धन के दरबार के अंदर देखते हैं कि दरबार में क्या चल रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, अपन चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जानकारी के स्रोत बहुत महत्वपूर्ण। क्या बात है दोस्तों कि हर्षवर्धन की जानकारी हमें हमारे देश के इतिहास में दोस्तों अरे कहां कहां से प्राप्त होती है। कितने अच्छी बात है दोस्तों, अरे इतिहास के अंतर्गत हर्षवर्धन की या वर्धन राजवंश की जानकारी हमें कहां कहां किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। एक बार इधर आइएगा, देखते हैं दोस्तों कहां से प्राप्त होती है। देखिएगा, सबसे पहले अपन लेते हैं दोस्तों आपके हर्षचरित्र। सबसे पहले दोस्तों साहित्य के अंतर्गत अपन देखते हैं हर्षचरित्र। हर्षचरित्र दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में उसका दरबारी कविता का बाण भट्ट ने दोस्तों इस पुस्तक की रचना क्या की है? अरे इस पुस्तक की लाडला रचना की है किसने? बाण भट्ट ने। देखिएगा दोस्तों कि क्या है इसकी रचना बाण भट्ट ने की। यह है दोस्तों आपका, यह है 8 अध्यायों में बटी हुई में विभाजित है। पूछा गया है दोस्तों ये वाला कि हर्षचरित्र कितने अध्यायों में विभाजित है, कितने अध्यायों के अंतर्गत लिखा गया है? अरे 8 अध्यायों में बाण भट्ट ने इस ग्रंथ की रचना की है। ये पूरा का पूरा ग्रंथ दोस्तों आपको हर्षवर्धन के समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में हमें वर्णन करवाता है, उल्लेख करवाता है उसके शासन काल। मिल गई ना जानकारी? मिल गई ना? देखिए दो, अगला अपन चलते हैं, दूसरी आपकी है कादंबरी। कौन सी है? कादंबरी। देखिएगा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसकी भी रचना किसने की? वही आपका लाडला कवि। कौन है लाडला कवि? अरे अपना नहीं है, किसका है? अरे आपके हर्षवर्धन का लाडला कवि कौन था? बाण भट्ट था। बाण भट्ट ने दोस्तों कादंबरी की रचना की, लेकिन यह पूरा नहीं कर पाया इस पुस्तक को। इसके बाद में इस पुस्तक को इसका बेटा पूरा करेगा, जो अपन आगे साहित्य के अंतर्गत इसको देखे। अभी तो अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि हर्षवर्धन की जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होती। दूसरा हो गया आपका कादंबरी। देखिएगा इसमें, इसका मतलब है कादंबरी, इसमें हर्षकालीन सामाजिक, इसमें हर्षकालीन सामाजिक और दोस्तों धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। धार्मिक
जीवन की जानकारी मिलती है। किसमें? अरे कादम्बरी में। देखिए अभी और है, यहीं समाप्त नहीं हुआ है आपका हर्षवर्धन की जानकारी की स्रोत। दोस्तों देखिए, एक बार इधर देखने का प्रयास करना दोस्तों। हर्षवर्धन के शासन काल की जानकारी के स्रोत अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं दोस्तों। एक बार इधर देखने का प्रयास करना, बहुत शानदार और जानदार तरीके से दोस्तों अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, मजबूत तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपका गलत नहीं होगा यहां पढ़ने के बाद। ये मैं आपको दोस्तों आत्मविश्वास दिलाता हूं, आत्मविश्वास से कहता हूं। देखिए दोस्तों, एक बार जानकारी के स्रोतों में कि इसके शासन काल में, अरे हर्षवर्धन के शासन काल में बाण भट्ट नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान था, महान विद्वान था संस्कृत। दोस्तों बाण भट्ट ने अपने 2 किताबों की रचना हर्षवर्धन के दरबार में रह करके इसने ये किताबें, ये ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथ और किताबों से हमें इस हर्षवर्धन के शासन काल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती। देखिएगा, पहला आपका है हर्षचरित। इसकी रचना आपके हर्षवर्धन ने के शासन काल में बाण भट्ट नामक कवि ने की। यह दोस्तों एग्जाम में आया है कि यह पुस्तक, यह ग्रंथ आपका 8 अध्यायों में, 8 भागों में बटा हुआ है लाडलो। कितने भागों में? अरे 8 भागों में, 8 अध्यायों में बटा हुआ है। देखिए आगे दूसरा ग्रंथ इसी भाई साहब का आता है कादम्बरी। इसकी रचना भी आपके बाण भट्ट ने की है। और इस किताब में, इस ग्रंथ में दोस्तों हमें अरे सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी हमें प्राप्त होती। किस ग्रंथ से? कादम्बरी ग्रंथ से। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा। देखिए सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। क्या बात है दोस्तों, आज तो मौज उड़वा दी भाई। देखिए अगला है दोस्तों देखिए हर्ष हर्षवर्धन ने भी दोस्तों अपने जीवन काल में एक बहुत अच्छा कवि था, महान इतिहासकार था। महान कवि कौन था? हर्षवर्धन। दोस्तों इस हर्षवर्धन ने भी अपने जीवन काल में 3 ग्रंथों की रचना इसने की। देखिए कौन कौन से 3 ग्रंथ है। पहला प्रियदर्शिका। कौन सा है भाई साहब? प्रियदर्शिका। किसका है? आपके हर्षवर्धन। दूसरा है दोस्तों रत्नावली। दूसरा कौन सा है? अरे रत्नावली है। तीसरा कौन सा है दोस्तों? नागानंद है। कौन सा है? नागानंद। इन तीनों ग्रंथों की रचना भी हर्ष ने स्वयं की है। और दोस्तों इन ग्रंथों से भी हमें हर्षवर्धन के शासन काल की क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी प्राप्त होती। तो कोई समस्या नहीं। इन सब के बारे में अपन आगे देखेंगे। साहित्य, हर्षवर्धन के शासन काल का जो साहित्य है, अरे वहां पर अपन इनको देख लेंगे कि ये भी कितने मजबूत है साहित्य भी, है ना। देखिए दोस्तों आगे अपन देखते हैं कि विदेशी विवरण, कौन कौन से विदेशी विवरण स्रोत है जिनसे हमें दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल की जानकारी प्राप्त होती है। लाडला
देखिएगा एक बार इधर, देखिए कि कौन कौन से ऐसे आपके विदेशी ग्रंथ हैं, विदेशी किताबें हैं, विदेशी स्रोत हैं जिनसे हमें वर्धन राजवंश का या हर्षवर्धन का दोस्तों जानकारी प्राप्त होती। देखिएगा दोस्तों, पहला आता है आपका वेंगसांग। वेंगसांग दोस्तों यह चीन का था, इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इन्होंने पुस्तक लिखी एक इनकी सीयू की, कौन सी दोस्तों? सीयू की। इस सीयू की पुस्तक दोस्तों हर्ष के शासन, हर्षकालीन राजनीति हमें इस ग्रंथ से प्राप्त हो जाती। वेंगसांग चीनी यात्री था जो आपके वर्धन राजवंश के महान सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में दोस्तों भारत आया था, और भारत में रहकर दोस्तों इसने अपना ग्रंथ लिखा। और दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में भी वेंगसांग आया था। बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़े। वेंगसांग को दोस्तों एक पूरा दिन देंगे, एक पूरी क्लास देंगे इसको पढ़ने में। इसको पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, दूसरी किताब है दोस्तों आपकी वेंगसांग की जीवनी। वेंगसांग की जीवनी है दोस्तों, इससे भी हमें हर्षवर्धन के शासन काल की क्या मिलती है? अरे जानकारी मिलती है। वेंगसांग की जो जीवनी थी वो दोस्तों आपका किसने लिखी? हेवेली ने। किसने? इसका एक मित्र था वेंगसांग का, हेले। इसने वेंगसांग की जीवनी लिखी, और इस जीवनी से भी हमें हर्ष के शासन काल की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो बताइएगा दोस्तों, उसके बाद में देखिए अगला इत सिंह का विवरण। इत सिंह का विवरण ये भी आपका चीनी यात्री था। इत सिंह ने भी आपके हर्षवर्धन के शासन काल का उल्लेख किया, क्योंकि ये बाद में आया था। 7वीं शताब्दी के लगभग आपका इत सिंह भारत आया था, और इसने दोस्त अपने यात्रा वृतांत के वर्णन में हर्ष के शासन काल के बारे में भी उल्लेख किया। हो गए तीनों चीनी है। चीनी जो आपके इतिहासकार है, यात्री है, इन्होंने हर्ष के शासन काल का बहुत जानदार तरीके से दोस्तों उल्लेख किया है। क्या बात है दोस्तों, आज कुछ अलग है और अलग ही रहना है। अरे जब तक इस दुनिया में या इस दुनिया से दोस्तों कुछ अलग नहीं करोगे, तब तक आपको अपने मंजिल प्राप्त नहीं हो सकते। ध्यान देना। देखिए दोस्त, चले आगे अपन देखते हैं दोस्तों अगला आपका बंसखेड़ा का अभिलेख। कौन सा है? बंसखेड़ा का अभिलेख या लेख। बंसखेड़ा का जो अभिलेख है या लेख है, उससे भी दोस्तों हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? हर्षवर्धन के शासन काल की जानकारी प्राप्त होती है। क्या बात है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कहाँ है, बंसखेड़ा का अभिलेख कहाँ है आपके। देखिए दोस्तों, यह है आपका उत्तर प्रदेश के, कहाँ? उत्तर प्रदेश के दोस्तों शाहजहांपुर में स्थित है। कहाँ? शाहजहां, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के बंसखेड़ा गांव में आपका यह अभिलेख स्थित है।
देखिए इसमें कैसे जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, देखिएगा दोस्तों एक बार। इस अभिलेख में हर्षकालीन जानकारी मिलती है। कौन से में? वंशखेड़ा। देखिए क्या जानकारी मिलती है। देखिए हर्ष ने अहि छत्र के भुक्ति, ध्यान देना दोस्तों कि हर्ष ने इस अभिलेख से जो जानकारी मिलती वो है भुक्ति के मरकट सागर गांव को, भुक्ति के मरकट सागर गांव को बालचंद्र स्वामी को दान में दे दिया। मिल गई जानकारी। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए कि इस अभिलेख में जानकारी मिल रही है कि अहि छत्रपुर के भुक्ति के मरकट सागर गांव है और इस गांव को दोस्तों हर्ष ने बालचंद्र स्वामी को दान में दे दिया। जानकारी मिल रही है। तो कौन से अभिलेख में? वंशखेड़ा के अभिलेख। कहाँ है वंशखेड़ा अभिलेख? अरे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक वंशखेड़ा गांव है, वहां पर आपका ये अभिलेख हमें प्राप्त होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे मधुबन का अभिलेख। दूसरा कौन सा है? मधुबन का अभिलेख। देख मधुबन का अभिलेख है। इस अभिलेख में भी हमें दोस्तों हर्ष के शासन काल की जानकारी एक बार प्राप्त हो रही है। देखिए दोस्तों कहां है? देखिए यह है आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला, नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। आजमगढ़ जिले में धौंसी तहसील में आपका मधुबन अभिलेख है। कहां है? अरे दोस्तों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अंदर एक धौंसी तहसील है और उस तहसील में आपका ये अभिलेख स्थित है। क्या बात है दोस्तों। देखिए क्या जानकारी मिल रही है। हर्ष ने श्रावस्ती, ध्यान देना दोस्तों, हर्ष ने श्रावस्ती के सोमकुंडा नामक गांव, सोमकुंडा नामक गांव, ये भी दान में दिया भाई। गांव को दान में देने का उल्लेख है। किसमें? मधुबन अभिलेख। क्या जानकारी मिल रही है? अरे जानकारी मिल रही है कि हर्ष ने श्रावस्ती के सोमकुंडा नामक गांव दोस्तों आपका क्या किया गया? दान में दिया गया। ये जानकारी मिल रही। देखिए दोस्तों आगे आपका आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख। देखिए चलते हैं आगे दोस्तों। ऐहोल अभिलेख,
अभिलेख। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, समय इसका बताते हैं 633-34 किसका है? ध्यान देना दोस्तों, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का किसका है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का आपका यह अभिलेख है। रचना इसको किसने लिखा? पुलकेशिन द्वितीय का दोस्तों राज कविता रवि कीर्ति ने दोस्तों इस अभिलेख की रचना की। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए इसमें हर्ष व पुलकेशिन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। युद्ध का विवरण है किसमें? ऐहोल अभिलेख। पहले भी आया था दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों के शासन काल में आपके इस अभिलेख का नाम। मैंने बताया था कि पहली बार भारत में गुर्जर शब्द का उल्लेख इस अभिलेख में हुआ है। तो यहां भी आ गया, पीछा नहीं छोड़ रहा, छोड़ेगा भी नहीं। देखिए एक बार इधर देखिए दोस्तों, ऐहोल अभिलेख आपका समय 633-34 में लिखा गया। दक्षिण भारत के महान शासक चालुक्य वंश का शासक था आपका दोस्तों कौन है? अरे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई। क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी मिल रही है दोस्तों, इसमें हर्ष का व पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का विवरण हमें यहां प्राप्त होता है। कहां? ऐहोल अभिलेख। बताइए दोस्तों, अब समस्या नहीं है? देख चले आगे। देखिए दोस्तों आगे अपन देखते हैं। इसके बाद में एक सामान्य स्थिति, हर्षवर्धन का सामान्य परिचय। देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन का एक दोस्तों सामान्य परिचय। ध्यान देना 606 में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। थानेश्वर का शासक बना। कब बना था दोस्तों? 606 ईस्वी में। कौन? हर्षवर्धन। उसके बाद में दोस्तों इसने हर्षवर्धन ने सेनापति, राज्यवर्धन का सेनापति था दोस्तों सिंहनाद। कौन था? सिंहनाद के कहने पर, ध्यान देना, राज्यवर्धन का सेनापति था दोस्तों सिंहनाद के कहने पर हर्ष ने थानेश्वर का सिंहासन ग्रहण किया। क्या किया दोस्तों? ग्रहण किया। मैंने कहा था कि यह शासक बनने के मूड में नहीं था। अब क्यों नहीं था? क्योंकि इसके भाई की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से बहुत परेशान हुआ, बहुत क्रोधित हुआ, बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गया। तो दोस्तों इसने शासक बनने से इनकार कर दिया।
लेकिन समझाने के बाद में दोस्तों इसका सेनापति था सिंहनाद के कहने पर इसने क्या किया, देखिए हर्षवर्धन का कई बार पूछा जाता है, हर्षवर्धन का 606 ईस्वी में थानेश्वर में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ किसका? हर्षवर्धन। कब हुआ? 606 ईस्वी में। कहाँ हुआ? थानेश्वर के अंदर। थानेश्वर इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। बहुत महत्वपूर्ण लाइन, 1 करोड़ रुपए की लाइन है, नोट करके लिख लेना। देखिए हर्षवर्धन ने 606 में, ध्यान देना, 606 ईस्वी में राज्यारोहण के समय क्या किया? अरे हर्ष संवत चलाया। क्या किया दोस्तों? हर्ष संवत चलाया। किसने? हर्षवर्धन। देखिए इसकी हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? थानेश्वर है दोस्तों। कौन सी है? अरे थानेश्वर है। और दूसरी राजधानी कौन सी है? कन्नौज। कौन सी है? कन्नौज। 2 राजधानी हो गई, पहले मैंने बताया था आपको, और अब भी देख लीजिए। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास करना, पर समझते हैं इस चीज को कि क्या है और क्या नहीं। बड़े आनंद के साथ में देखिए दोस्त, अपन देख रहे हैं हर्षवर्धन के शासन काल का, उसके जीवन से संबंधित कुछ सामान्य परिचय। देखिएगा हर्षवर्धन ने दोस्तों अपने शासन काल में 2 राजधानियां बनाए। पहली राजधानी इसकी थानेश्वर थी और दूसरी राजधानी दोस्तों इसकी कन्नौज थी। कौन सी थी? कन्नौज थी। ध्यान देना दोस्तों कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। कब बना है शासक? 606 ईस्वी। और दोस्तों यह थानेश्वर का शासक नहीं बन रहा था, लेकिन दोस्तों लोगों के समझाने और कहने के कारण इसने दोस्तों थानेश्वर का शासन संभाला। दोस्तों इसका एक सेनापति था सिंहनाद, और सिंहनाद के कहने पर यह थानेश्वर का शासक बना। कौन? हर्षवर्धन। देखिएगा दोस्तों आगे अपन देखते हैं कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में थानेश्वर के अंदर क्या करवाया? अरे राज्याभिषेक करवाया। क्या करवाया दोस्तों? राज्याभिषेक। कहाँ हुआ? थानेश्वर। कब हुआ? 606 ईस्वी। उसके बाद में आपकी जो करोड़ों रुपए की लाइन है वो है दोस्तों, देखिए कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में दोस्तों राज्यारोहण के समय हर्ष संवत चलाया। क्या चलाया? अरे हर्ष संवत चलाया। किसने? हर्षवर्धन। कब चलाया? 606 ईस्वी में। तो यहां तक कोई समस्या? देखिए चले, देखिए दोस्तों आगे अपन देखते हैं हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार किसका? हर्षवर्धन। देखिएगा दोस्तों प्रयास करना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत आपका, ये हिमालय पर्वतमाला, ये आपकी दोस्तों बंगाल की खाड़ी,
ये आपका दोस्तों हिंद महासागर और इधर दोस्तों आपका अरब सागर। देखिए सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, ये वाला क्षेत्र यहां आपका थानेश्वर है। क्या है? थानेश्वर। इधर वाले पर दोस्तों आपका क्या है? कन्नौज। क्या है? कन्नौज। ध्यान से देखना, इधर समझने का प्रयास करना दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि इधर की तरफ आपका थानेश्वर है और इधर क्या है दोस्तों? अरे कन्नौज है। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। यहां दोस्तों आपका ये क्षेत्र देखना एक बार, ये जो क्षेत्र है दोस्तों आपका किसका है? अरे उस समय गुर्जर प्रतिहारों का। किसका है? गुर्जर प्रतिहारों का। कौन सा? ये क्षेत्र। इसके बाद में दोस्तों अपन दक्षिण की ओर चलते हैं तो ये जो क्षेत्र है आपका दोस्तों, ये किसका है? चालुक्य वंश का। किसका है? चालुक्य वंश का। ध्यान देना दोस्तों, ये आपकी दोस्तों नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। देखिए एक बार इधर समझने का प्रयास करना, बहुत आनंद के साथ में समझ में आ जाएगा। जब दोस्तों आपका हर्षवर्धन भारत का थानेश्वर का सम्राट बना था, उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थी। हर्षवर्धन जब अपने 606 ईस्वी में अपने थानेश्वर का शासन संभाला तो दोस्तों उसके शासन की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इस प्रकार थी। भौगोलिक परिस्थितियां दोस्तों हर्षवर्धन के राज्याभिषेक के समय इस प्रकार थी। एक बार इधर देखने का प्रयास करना दोस्तों, ये आपका थानेश्वर है और यहाँ आपका दोस्तों कन्नौज है। इधर दोस्तों राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य था। किस वंश का शासन था? गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य। उसके बाद में नर्मदा नदी के दक्षिण में दोस्तों चालुक्य वंश से शासकों का शासन था। किस वंश के शासकों का शासन था दोस्तों? अरे चालुक्य वंश के शासकों का शासन नर्मदा नदी के दक्षिण में था। ध्यान देना, स्थिति आपकी इस प्रकार है। हर्षवर्धन के राज्याभिषेक के समय ये स्थिति कुछ इस प्रकार थी आपकी। देखिएगा दोस्तों, ये भौगोलिक पृष्ठभूमि आपकी हर्षवर्धन के राज्याभिषेक के समय की है और आपको थोड़ा ध्यान भी देना होगा। जब ये साम्राज्य विस्तार करेगा तो दोस्तों अपने क्षेत्र का विस्तार भी करेगा। अब देखते हैं कि कैसे आपके हर्षवर्धन ने दोस्तों अपना इतना एक छोटे से साम्राज्य को दोस्तों इतना बड़ा इसने कैसे बनाया, वो चीजें अपन अब देखते हैं कि इसने कौन कौन से शासकों से युद्ध करके आपके वर्धन राजवंश को दोस्तों एक यहां से लेकर यहां तक पहुंचा दे। तो उसी के बारे में दोस्तों अपन देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल, और कल के क्लास के अंतर्गत दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल का साम्राज्य विस्तार के बारे में अपन दोस्तों विस्तार से अपन देखेंगे कि हर्षवर्धन ने अपने शासन का, अपने साम्राज्य का कैसे इस भारत भूमि पर दोस्तों विस्तार किया। उसके शासन काल के समय उसने किन किन महान योद्धाओं को दोस्तों उसने पराजित किया। तो इसके बारे में दोस्तों अपन कल देखेंगे, कल के क्लास के अंतर्गत। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का राधे राधे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लगातार 12 से 1 जो यूट्यूब की क्लास है उस पर
ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करना और दोस्तों इसको दबा करके एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा, जिससे राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक दोस्तों अपने ये क्लास पहुंच सके और उसको दोस्तों लाभ मिल सके। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल इसी जोश और इसी जुनून और इसी जिज्ञासा के साथ में दोस्तों हम आप सभी के बीच में। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।